गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जो जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं, पिछले चैप्टर के अंदर हमने मांग के बारे में बताया था। मांग नियम हमने बताया, मांग का शिफ्टिंग हमने आपको पढ़ाया। ठीक है, हमने पूरक वस्तु पढ़ाई, प्रतिस्थापन वस्तु पढ़ाई। मांग नियम में हमने आपको बताया था कि वास्तव में मांग में परिवर्तन होने से कीमत में किस प्रकार परिवर्तन होता है, या कीमत में परिवर्तन होने से मांग मात्रा में कितना परिवर्तन होता है। ये हमने नहीं पढ़ा था। हमने सिर्फ इतना पढ़ा था, कीमत अगर कम होगी तो मांग मात्रा में वृद्धि होगी, कीमत में अगर वृद्धि होगी तो मांग मात्रा में कमी होगी। बस हमने ये पढ़ा, लेकिन ये नहीं पढ़ा कितना परिवर्तन होगा, कितनी वृद्धि होगी। इसके लिए हम चैप्टर नंबर 4 में, ना पिछले वीडियो में बताया था, हम चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे कि वास्तव में कीमत लोच क्या है। लोच का मतलब होता है परिवर्तन। ओके, तो हम इस वीडियो के साथ आपके सामने इकोनॉमिक्स 12th क्लास मांग की लोच की श्रेणियां हम आपके सामने लेकर आए हैं, जिनमें हम पूर्णतः लोचदार मांग पढ़ेंगे, लोचदार मांग पढ़ेंगे, अत्यधिक लोचदार मांग, बेलोचदार मांग और पूर्णतया बेलोचदार मांग। ठीक है, मैं अरविंद जारवाल आपके सामने एक नए वीडियो के साथ फिर से 12th क्लास अर्थशास्त्र एकेडमी की ओर से चैप्टर नंबर 4 कीमत लोच की श्रेणियां हम आपके सामने पढ़ाने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं यहाँ पर आपको श्रेणियां जरूर पसंद आएंगी, जरूर आपको मांग की लोच बारे में क्लियर होगा और बोर्ड एग्जाम में आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो चलो हम शुरू करते हैं मांग की लोच। सबसे पहला हमारा टॉपिक रहेगा मांग की लोच क्या है, या मांग की कीमत लोच किसे कहते हैं। सिंपल सी बात है, यदि वस्तु की कीमत में जो परिवर्तन होता है, मांग मात्रा में भी उसके अनुरूप परिवर्तन देखने को मिले, तो उसे हम कहीं ना कहीं कीमत लोच के नाम से जानते हैं। इसके लिए एक छोटी सी परिभाषा, अर्थशास्त्र में मांग की कीमत लोच का अर्थ जो है, वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप उस वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा के परिवर्तन से लगाया जाता है। इस प्रकार मांग की जो लोच होती है, वस्तु की कीमत और उसकी मांगी जाने वाली मात्रा के बीच के मात्रात्मक संबंध को व्यक्त करता है। ठीक है, और मात्रात्मक संबंध के लिए हम यहाँ पर इसको एक सूत्र के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। मांग की जो लोच है वो मांग की मात्रा में परिवर्तन बटा कीमत में अनुपातिक परिवर्तन, या इसको हम मैथमेटिकल रूप में देखें तो ईडी बराबर डेल्टा क्यू बटा डेल्टा पी मल्टीप्लाई पी बटा क्यू। डेल्टा मीन्स होगा यहाँ पर परिवर्तन को देखते हैं। ठीक है, जब भी अर्थशास्त्र में आपको ये डेल्टा जो लोगो आपको दिखाई दे, तो इसका मतलब ये परिवर्तन को शो करता है। डेल्टा पी कीमत में परिवर्तन, तो वास्तव में पहले क्या कीमत रही थी, पहले क्या मांग मात्रा रही थी, और बाद में कीमत में कितना परिवर्तन हुआ, तो उस कीमत के अनुरूप मांग मात्रा में कितना परिवर्तन हुआ, इसको हम श्रेणियों से क्या करते हैं, समझते हैं। क्योंकि हमने पहले से ये पढ़ा था कि कीमत में परिवर्तन हो रहा है मतलब कीमत में कमी हो रही है तो मांग में वृद्धि हो रही है, कीमत में अगर वृद्धि हो रही है तो मांग में कमी हो रही है। लेकिन हम ये नहीं पढ़ पा रहे थे कि वास्तव में कितनी कीमत में कमी हुई तो मांग मात्रा में इतना वृद्धि देखने को मिली। ठीक है, इसके लिए हम मांग की श्रेणियां यहां पर पढ़ेंगे। मांग की श्रेणियों को मुख्य रूप से 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 5 भागों में बांटा गया है। पहली जो श्रेणी है वह है पूर्णतः लोचदार मांग, दूसरी श्रेणी है लोचदार मांग, तीसरी श्रेणी है अत्यधिक लोचदार मांग, चौथे नंबर पर बेलोचदार मांग और 5वें नंबर पर पूर्णतः बेलोचदार मांग। इसको हम इन्फिनिटी इकाई के बराबर मांग की लोच, इकाई से ज्यादा मांग की लोच, इकाई से कम मांग की लोच और इकाई के बराबर मांग की लोच के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन करके मैं आपको समझाना चाहूंगा कि मांग की लोच को ज्ञात करने के लिए जो हमने फॉर्मूला आपको बताया था, उस फॉर्मूले को हम कैसे यूज करेंगे। उम्मीद करता हूं सबको समझ में भी आएगा, और थोड़ा ध्यान से देखना सभी स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं। सपोज करो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि वस्तु की जो कीमत है बेटा, वो प्राइस जो है, सपोज करो वो 10 रुपए है। ठीक है, प्रारंभिक कीमत कितनी है, 10 रुपए। ठीक है, और जो प्रारंभिक जो मांग मात्रा है, जिसको हम क्यू से संबोधित करते हैं, क्यू से प्रेजेंट करते हैं, वो सपोज करो आपकी 100 इकाई है। ठीक है, मैं यहाँ पर यूनिट लिख देता हूँ। ओके, और अचानक कीमत में क्या हो जाए, परिवर्तन हो जाए। डेल्टा से मैंने आपको बताया था उधर, डेल्टा पी, अचानक कीमत क्या हो जाए, परिवर्तित हो जाए, मतलब वो 9 रुपए हो जाए ना, क्या हो जाए, 9 रुपए। और जो मांग मात्रा है उसमें भी क्या हो जाए, परिवर्तन हो जाए। ठीक है, और डेल्टा क्यू जो है वो परिवर्तित होकर 110 इकाई हो जाए, 110 यूनिट हो जाए। ठीक है, मैं यूनिट लिख देता हूं और यहाँ पर हम रुपीज पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो अब हम जो हमारा फॉर्मूला है वो फॉर्मूला सिंपल सा है हमारा। ईडी जो है, मांग की लोच जो है, डेल्टा क्यू, ठीक है, डेल्टा क्यू बटा डेल्टा पी। वर्ड सबको समझ में आ जाएंगे, सिंपल से वर्ड लिख रहा हूं। और प्रारंभिक जो कीमत है और प्रारंभिक जो मांग मात्रा है,
बस सूत्र को किस प्रकार हमें रखना है थोड़ा ध्यान से देख लो। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है इस प्रकार क्वेश्चन। तो आपको करना क्या है, बस फॉर्मूला जो लिखा हुआ है उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो संख्या उनको रखना है। जैसे डेल्टा क्यू मींस क्या होगा, क्वांटिटी पहले 100 थी, बाद में कितनी हो गई 100, कितनी हो गई 110 हो गई। मतलब कितना चेंज हो गया इसमें, 10 रुपए का 10 का चेंज हो गया ना, 10 यूनिट का चेंज हो गया। पहले प्राइस कितनी थी 10 रुपए थी, बाद में तो 9 रुपए हो गई। मतलब कितना घट गया -1, एक घट गया ना। वैसे अर्थशास्त्र में कभी माइनस प्लस तो हम ज्यादा ध्यान नहीं देते, बस हमें इतना बताना रहता है कि कितना परिवर्तन हुआ है। ओके चलो इसके बाद हम देखते हैं पहले कीमत कितनी थी 10 रुपए थी, तो हम यहाँ 10 लिख देंगे। और पहले मांग मात्रा कितनी थी 100 इकाई थी, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे 100 लिख देंगे। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, काटेंगे इनको तो काटने पर कहीं ना कहीं 1/1 आएगा, माइनस में लिख सकते हैं बराबर 1। ठीक है, वो माइनस का रहे या प्लस का रहे लेकिन इकाई के बराबर है, तो हम यह लिख सकते हैं जो मांग की लोच है वो किसके बराबर आई है 1 के बराबर आई है। और मांग की लोच 1 के बराबर आई है तो इसका मतलब हम निकाल दिया हमने। सिंपल सी बात है कि अगर कीमत में 10% की कमी होगी और मांग मात्रा में भी अगर 10% की वृद्धि होगी तो इकाई की लोच 1 के क्या होगी बराबर होगी। तो हो गया ना प्रूफ कि यहां पर हम ये प्रूफ कर पा रहे हैं कि पिछले जो चैप्टर में हमने सिर्फ ये पढ़ा था कीमत में परिवर्तन से मांग में परिवर्तन हो रहा है, यहां हम ये बता पा रहे हैं कि इतना अगर कीमत में परिवर्तन होगा और मांग मात्रा में भी इसके अनुरूप इतना परिवर्तन देखने को मिलेगा, तो कहीं ना कहीं मांग की लोच किसके बराबर होगी। तो श्रेणियों में हम 5 प्रकार की श्रेणियां पढ़ेंगे। तो मैंने पहली श्रेणी आपको समझने का प्रयास किया, इकाई के बराबर मांग की लोच है, जिसको हम वहां श्रेणियों में भी पढ़ेंगे। तो इस सूत्र को बेटा हम यहाँ पर ऐसे ही क्या करेंगे यूज करेंगे। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। तो यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं पहली श्रेणी की, पूर्णतया लोचदार मांग इकाई की अनंत मांग की लोच। तो इसको भी मैं आपके सामने एक छोटी सी क्वेश्चंस के द्वारा मैं प्रूफ करूंगा और इसके बाद मैं आपके सामने समझाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि हर क्वेश्चन में आप करते जाओगे तो एक तो आपका ये सवाल क्या होता है क्लियर हो जाता है, बिल्कुल क्लियर हो जाता है, आपको समझ में भी आ जाएगा। और जब भी ये सवाल आएगा तो आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है ना, मांग की लोच का। क्योंकि बेटा हम यहाँ पर व्यय विधि में जब पढ़ेंगे तो वहां भी हम पढ़ेंगे एक्सपेंडिचर जो मेथड पढ़ेंगे, वहां भी हम एक सवाल करेंगे और उस सवाल के अंदर बिल्कुल सिंपल सा सवाल होगा वो भी। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, वही आपकी जो प्राइस है वही आपकी 10 रुपए है और क्वांटिटी जो आपकी है वही आपकी क्या है 100 यूनिट है। ठीक है, अचानक कीमत क्या हो जाती है बताओ मुझे, चेंज हो जाती है ना, प्राइस चेंज हो गई और प्राइस चेंज हो गई तो कितनी हो गई वो 9 रुपए हो गई। और अचानक मात्रा में क्या हो गया परिवर्तन हो गया और क्वांटिटी चेंज हो गई तो क्या कितनी हो गई। सोचो इन्फिनिटी कर रहे हैं हम, इन्फिनिटी कर रहे हैं इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी में क्या होता है ध्यान से सुन लेना, प्राइस में चेंज होगा लेकिन क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं होगा। ऐसा यस, क्वांटिटी में आपको दिख रहा होगा कि यहां पर 110 या फिर 90। ओके, और जो आपकी प्राइस है वो नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होगा। पहले 10 थी तो बाद में भी क्या रहेगी 10 ही रहेगी, क्योंकि इसकी परिभाषा है कीमत में किसी प्रकार का परिवर्तन ना हो लेकिन मांग मात्रा में परिवर्तन देखने को मिले, 10% की वृद्धि या 10% की कमी। ठीक है, और हमारा जो सूत्र है वो हमारा सूत्र है ईडी बराबर क्या होगा डेल्टा क्यू बटा डेल्टा पी। ठीक है, और मल्टीप्लाई पी बटा क्यू। ठीक है, तो निकालने का फॉर्मूला सिंपल सा है, डेल्टा क्यू 10% की वृद्धि 10% कमी, तो आप कोई सा भी ले सकते हो। मतलब 10 की वृद्धि हो रही है तो मतलब कितने का चेंज हो रहा है 10 का चेंज हो रहा है। ठीक है ना, कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा तो मतलब कीमत क्या है 0 है। ठीक है, और यहाँ पर प्राइस पहले कितनी थी 10 इकाई थी या 10 रुपए थी और मांग मात्रा 100 इकाई थी। तो मैं बोल सकता हूं यहाँ पर मैं 100 लिखूंगा और नीचे हम 0 लिखेंगे
और अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो सबको मालूम है जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, इन्फिनिटी में आएगा। तो आप लिख सकते हैं ना यहाँ पर मांग की लोच किसके बराबर होगी, अनंत के बराबर होगी। समझ में आया? तो बेटा सिंपल सा है सवाल आपके लिए, और इसी सवाल के द्वारा यहाँ पर मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ इसकी परिभाषा और इसका डायग्राम। तो परिभाषा है पूर्णतः लोचदार मांग की अवस्था वह अवस्था होती है जिसमें वस्तु की प्रचलित कीमतों पर मांग अनंत होती है। इस अवस्था में वस्तु में जरा सी भी अगर वृद्धि हो जाए, वस्तु की मांग में अगर जरा सी भी वृद्धि हो जाए या शून्य तथा कमी को मांग अनंत कर देती है। यह एक काल्पनिक स्थिति है, बिल्कुल इमेजिन करने वाली स्थिति है। वास्तव में ये सिचुएशन देखने को नहीं मिलती। वास्तविक जीवन में अगर ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिलती तो इस अवस्था में एक फर्म का मांग अगर पूर्णतः क्या होगा, लोचदार होता है। वह आधार रेखा के समानांतर होता है। आधार रेखा को जिसको हम बोलते हैं ओ एक्स अक्ष, मतलब ओ एक्स अक्ष पर के बराबर मांग का जो वक्र है वो उसके बराबर रहता है। ठीक है, इसके लिए एक छोटा सा आपके जो डायग्राम है, डायग्राम में आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे मैंने आपको क्लियर किया था। डायग्राम देखो बेटा क्या बताने जा रहा है, डायग्राम आपको ये बताने जा रहा है कि कीमत में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। डीडी डिमांड वर्ग क्या है, बिल्कुल ओ एक्स अक्ष के पैरेलल जा रहा है, मतलब प्राइस क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन क्वांटिटी में, मतलब वस्तु की मात्रा में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। मैंने आपको बताया था 10% का इंक्रीज या 10% का डिक्रीज, मतलब 10% की कमी या 10% की वृद्धि। तो ये क्या होगा, इकाई की अनंत मांग की लोच। ओके बेटा, चलो इसके लिए एक छोटा सा 2 लाइन में इसकी व्याख्या। चित्र से बिल्कुल स्पष्ट है कि ओपी कीमत पर वस्तु की जो मात्रा है कुछ भी हो सकती है, जैसे OQ से OQ1 या Q2, इससे कुछ भी भिन्न। चलो इसके लिए हम, अगर आप इसको व्याख्या बेटा थोड़ा चेंज करना चाहते हो तो बहुत आप इसको थोड़ी लेंथी व्याख्या बना सकते हो, थोड़ी बड़ी बना सकते हो। जैसे उपरोक्त चित्र के अंदर ओ एक्स अक्ष पर मांग मात्रा को ओ एक्स वस्तु कीमत को दर्शाया गया है। जब वस्तु की कीमत ओपी होती है तो मांग मात्रा ओक्यू होती है। कीमत में जब किसी प्रकार का परिवर्तन देखने को नहीं मिलता तो मांग मात्रा में 10% की वृद्धि होगी तो OQ से OQ1 हो जाती है, 10% कमी होने पर OQ से OQ2 हो जाती है। इस प्रकार की स्थिति इकाई की अनंत मांग की लोच को क्या करती है, बताती है। आप व्याख्या को ऐसे भी लिख सकते हो अगर आप इसको बढ़ा के लिखना चाहते हो तो। ओके, दूसरा हमारा जो बेटा पॉइंट है वो है लोचदार मांग, मतलब इकाई के बराबर मांग की लोच। इसको भी हम कहीं ना कहीं एक छोटे से क्वेश्चंस के द्वारा क्लियर करेंगे, क्योंकि मैं हर पॉइंट में आपको सवाल करवाऊंगा। इससे क्या होगा, आपका सवाल क्लियर भी होगा। आपको एग्जाम के अंदर अगर सवाल पूछा भी जाता है तो आप उसका आंसर अच्छे से दे सकते हो, और कहीं ना कहीं आपको डायग्राम बनाना और उसको समझने में भी आपको आसानी होगी। तो वही बेटा बिल्कुल सेम वही बातें। सपोज करो प्राइस पहले क्या है आपकी, वही क्या है 10 रुपए है, कुछ चेंज नहीं करना। स्टार्टिंग में बस आपको क्वांटिटी में ही कहीं कहीं चेंज करना पड़ेगा, बीच बीच में प्राइस तो आपको सेम ही रखनी है, इक्वल ही रखनी है। क्वांटिटी 100 है, ठीक है। आपकी जो प्राइस है बेटा, चेंज जो प्राइस हो रही है वो हमने क्या कर दी, कम कर दी, मतलब 10% क्या कर दी, कमी कर दी, 10 रुपए से 9 रुपए कर दिए। और जो क्वांटिटी है आपकी, ठीक है ना, क्वांटिटी आपकी जो मैंने वो क्या कर दी, अगर 10% की कमी कर रहे हैं तो 10% की क्या कर देंगे, यहाँ पर वृद्धि कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे इसको, ठीक है। यूनिट कर दिया हमने इसको, सॉरी यहाँ भी यूनिट कर देंगे, रुपीज नहीं होगा, यूनिट होगा, इकाई हम बोलते हैं इसको, ठीक है। अब हम परिभाषा के द्वारा इसको या बना सकते हैं ना, परिभाषा सिंपल सी है। यदि किसी वस्तु की कीमत में जितना परिवर्तन देखने को मिल रहा है, अगर मांग मात्रा में कीमत के अनुरूप परिवर्तन हो तो इकाई की लोच 1 के बराबर होती है। और इसके लिए हम यहाँ पर फॉर्मूले के द्वारा इसको निकालने का प्रयास करेंगे। फॉर्मूला हमारा सिंपल सा है, डेल्टा Q बटा डेल्टा P गुणा P बटा Q, ठीक है। तो बेटा सिंपल सा है, तो आप इसको निकालने में कोई ज्यादा दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। और इसके लिए हम क्या करें, डेल्टा Q कितने का चेंज हो रहा है, 10 का चेंज हो रहा है, 10 इकाई बढ़ी। प्राइस कितने चेंज हुआ, 1, क्योंकि 10% कमी हुई थी, ठीक है ना। डेल्टा Q डेल्टा P हो गया, पहले कीमत कितनी थी, 10 इकाई थी, बाद में कितनी हो, बाद में कितनी हो गई थी, 9 हो गई थी ना। तो यहाँ पर पहले जो क्वांटिटी कितनी है,
100 इकाई है, काटेंगे और काटने पे क्या आ रहा है सबको मालूम होना चाहिए, 1 आ रहा है। तो यहाँ पर प्रूफ हो गया ना, इकाई की जो लोच है वो किसके बराबर होगी, 1 के बराबर। तो सिंपल सा बेटा यहाँ पर कि जितना परिवर्तन कीमत में हो रहा है, अगर मांग मात्रा में भी उतना ही परिवर्तन देखने को मिले तो मांग की लोच इकाई के बराबर होती है। ठीक है, इसको बेटा यहाँ पर एक पहले तो हम आपको डेफिनेशन द्वारा समझाने का प्रयास करेंगे। लोचदार मांग जो होती है वो तब उस स्थिति में होती है जब मांग में आनुपातिक परिवर्तन कीमत के आनुपातिक परिवर्तन के बराबर हो। जैसे कि हमने सूत्र में पढ़ा था, उदाहरण के लिए हम ये बता सकते हैं कि कीमत में अगर 20% की वृद्धि होती है और मांग में अगर 20% की कमी होती है तो वस्तु की जो मांग की जो लोच होगी वो कहीं ना कहीं इकाई के बराबर होगी। इसके लिए हम जो डायग्राम आपके सामने बता रहे हैं बेटा, ये डायग्राम है इकाई के बराबर मांग की लोच। और आपको डायग्राम में दिख रहा होगा जब वस्तु की कीमत ओपी, जब वस्तु की कीमत ओपी है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो मांग मात्रा है वो क्या है, ओक्यू है। कीमत ओपी तो मांग मात्रा ओक्यू, ठीक है। कीमत में 10% की यहाँ क्या कर दी, वृद्धि कर दी है, तो मांग मात्रा में 10% की क्या कर दी, कमी कर दी। सिंपल सी बात है। या कीमत में 20% की वृद्धि है तो मांग मात्रा में भी 20% क्या हो गई, कमी हो गई, तो इकाई की लोच क्या होगी, 1 के बराबर होगी। लेकिन बेटा मैं आपको यहाँ समझाने का प्रयास करूंगा कि आपकी जो 12th क्लास की बुक है, ठीक है, उसके अंदर अगर ये डायग्राम बना हुआ नहीं मिले तो आपको ये डायग्राम बना हुआ मिलेगा और आपको आपके नोट्स के अकॉर्डिंग डायग्राम यही बनाना है। इसको बोलते हैं हाइपरबोला कर्व, डी डिमांड कर्व इस टाइप का बनेगा। जब जब हम ईपी इक्वल इकाई के बराबर मांग की लोच पढ़ेंगे तब तब हम यही डायग्राम बनाएंगे। ठीक है ना, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है, ये भी क्वांटिटी है, ये भी प्राइस है। अब आपको शो करना है अगर कीमत में आप इंक्रीज कर रहे हो, वृद्धि कर रहे हो, तो मांग में आपको कमी करनी होगी। कितनी कमी कर रहे हो, अगर आप यहाँ 20% की कमी कर रहे हो तो आपको यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, 20% की वृद्धि करनी पड़ेगी। तो ये हो गया बेटा इंक्रीज का, ठीक है, और ये हो गया डिक्रीज का। आप यहाँ पर संयोग बिंदु भी दे सकते हो, ठीक है, ये ए है और ये बी है। ठीक है बेटा, ये जो डायग्राम आपका शो हो रहा है ये डायग्राम इकाई के बराबर को बता रहा है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि अगर आपका डायग्राम, ये डायग्राम अगर आपका नहीं दिखता है आपकी बुक के अंदर तो आपको ये डायग्राम बनाना है। ये तो 100% आपको मिलेगा आपकी बुक के अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो कर्व बनेगा वो हाइपरबोला बनेगा। उम्मीद करता हूँ डायग्राम आपको सबको समझ में आया होगा, क्योंकि अब इसकी व्याख्या अगर आप करना चाहते हो तो मैं आपको पहले व्याख्या बता देता हूं लिखने से पहले कि ओ एक्स अक्ष पर वस्तु की मांग मात्रा है, ओ वाई पर वस्तु की कीमत को दर्शाया गया है। प्रारंभिक ओपी कीमत और ओक्यू मांग मात्रा पर उपभोक्ता हम संतुलन बिंदु इस पे दे सकते हैं, ए दे सकते हैं। यदि वस्तु कीमत में 20% की वृद्धि देखने को मिलती है तो कीमत ओपी से बढ़ के ओपी 1 हो जाती है, तो मांग मात्रा में 20% की कमी होगी तो OQ से OQ क्या हो जाती है, 1 घट के हो जाती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर कह सकते हैं कि कीमत और मांग मात्रा के बीच में कैसा संबंध पाया जाता है, बिल्कुल सेम संबंध पाया जाता है, या कहते हैं मात्रा संबंध पाया जाता है, क्योंकि जितना परिवर्तन कीमत में हो रहा है मांग मात्रा में भी उतना ही परिवर्तन देखने को मिल रहा है। जैसा कि आपके लिए मैं व्याख्या में लेके आया हूं, चित्र को यह देखकर स्पष्ट हो जाता है कि ओपी वस्तु की कीमत है और मांग मात्रा OQ है। जब कीमत बढ़कर OP 1 हो जाती है तो वस्तु की मांग घटकर OQ 1 रह जाती है। चित्र में कीमत में परिवर्तन OP से OP1 तो मांग मात्रा में OQ से OQ1 के बराबर होता है। अतः मांग में कमी उसी अनुपात में होती है जिस अनुपात में कीमत में वृद्धि होती है। और ये लास्ट की जो लाइन है इसको सभी अच्छे से पढ़ेंगे कि आरामदायक वस्तुओं की मांग की लोचदार मांग होती है। तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बेटा सभी के लिए कि मांग की लोच इकाई के बराबर जो होती है तो उसका एक एग्जाम्पल दीजिए, एक उदाहरण दीजिए। तो आप लिखोगे आरामदायक जो वस्तुएं होती हैं उनकी मांग की लोच इकाई के बराबर होती है। बोर्ड एग्जाम में वेरी शॉर्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये,
ध्यान से सुन लेना, ठीक है। तो आज के लिए मैं इतना ही आपको पढ़ाऊंगा। अगले वीडियो में मैं बाकी आपकी 3 जो श्रेणियां उनको लेके आऊंगा। उम्मीद करता हूं आपको दोनों श्रेणियां पसंद आई होगी। अगले वीडियो में जो 3 श्रेणियां पढ़ेंगे वहां पर हम आपको बताएंगे कि वास्तव में इकाई की अधिक मांग की लोच किस प्रकार होती है, इकाई से कम मांग की लोच क्या होती है और इकाई की जीरो लोच क्या होती है। थैंक यू।